हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट 2.0। आइए हमारा जो लेक्चर है थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो अगला लेक्चर है, हमने आपको हिस्टोन प्रोटीन तक पढ़ा दिया था और आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है क्या, न्यूक्लियोसोम। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोसोम है यानी न्यूक्लियोसोम की जो बॉडी है वो ऑक्टेमर से बनी होती है और उस ऑक्टेमर के चारों तरफ जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप्ड होता है, यानी आपस में क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूक्लियोसोम से जो है वो आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम की अगर आप बात करें तो एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर नियर अबाउट 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज रैप्ड। ठीक है, तो 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स इज फाउंड। डीएनए डबल हेलिक्स इज फाउंड। क्लियर, हेलिक्स इज फाउंड। डीएनए का लगभग 200 बेस पेयर जो है वो न्यूक्लियोसोम की बॉडी पे जो है वो रैप्ड होता है या उसको हम बोलते हैं लपेटा हुआ होता है। ये न्यूक्लियोसोम जो है वो बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीटिंग यूनिट। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक रिपीटिंग यूनिट के जैसा जो है वो बिहेव करते हैं। कहाँ पे करते हैं भाई, ये करते हैं क्रोमैटिन पे। किस पे करते हैं, क्रोमैटिन। आप जानते हैं कि क्रोमैटिन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक, क्रोमैटिन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट के जैसा बिहेव करता है, यानी बार बार रिपीट करता है। कहां पे रिपीट करता है, क्रोमैटिन पे जो है वो रिपीट करता है। आप देखेंगे कि व्हाट इज क्रोमैटिन, अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि थ्रेड लाइक बॉडी, थ्रेड लाइक बॉडी, थ्रेड लाइक बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस, फाउंड इन द न्यूक्लियस। एक थ्रेड लाइक बॉडी, एक धागे नुमा संरचना जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और इसी क्रोमैटिन पे जो आपका न्यूक्लियोसोम है, इसी क्रोमैटिन पे जो आपका न्यूक्लियोसोम है, ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है appear as a bead on a string, appear as a bead on a string। बीड मीन्स होता है मोती। ठीक है, बीड ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि किसी स्ट्रिंग पे, किसी धागे पे मोती जो है वो पिरोया जाता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियोसोम है वो दिखाई देता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो है वो किसी स्ट्रिंग पे बीड के समान यानी मोती के समान जो है वो एपियर होता है या वो दिखाई देता है। ठीक है, अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है ये बना किसका होता है, ये क्रोमैटिन जो है वो बना होता है किसका, क्रोमैटिन फाइबर्स का। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका क्रोमैटिन है ये बना होता है किसका, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स, खूब सारे फाइबर्स होते हैं क्रोमैटिन के, उसी से मिलकर जो है वो आपका क्रोमैटिन जो है वो बना होता है। ये क्रोमैटिन खूब ज्यादा क्वाइल्ड हो जाते हैं, क्वाइल्ड होते हैं एंड कंडेंस्ड होते हैं, यानी खूब ज्यादा इनके अंदर क्वाइलिंग होती है और खूब ज्यादा ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है कि खूब ज्यादा ये सघन हो जाते हैं। ठीक, क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो खूब ज्यादा क्वाइल और खूब ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। कम सेल डिवीजन की एक स्टेज आती है, सेल डिवीजन की एक स्टेज आती है, उस पर खूब ज्यादा ये क्या होकर जाते हैं, क्वाइल हो जाते हैं। और सेल डिवीजन की स्टेज कौन सी भाई, वो मेटाफेज स्टेज है। ठीक है, यानी मेटाफेज की वो अवस्था है जहां पे ये खूब ज्यादा क्वाइल हो जाते हैं। तब इन्हें क्रोमैटिन ना कह के क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक, और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नाम जो है वो किसने दिया था, वाल्डेयर साहब ने। किसने दिया था, वाल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम नाम दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्रोमैटिन, लेकिन क्रोमैटिन एक ऐसी स्टेज में सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर खूब ज्यादा क्वाइल और खूब ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो क्लियरली जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सेल की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियर जो है वो देखा जा सकता है, तो आप बताएंगे मेटाफेज अवस्था। तो यहां पे रहेगा कि सेल जो है उस वक्त सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है यानी उसको क्लियरली देखा जा सकता है। किसको, क्रोमोसोम को क्लियरली जो है वो मेटाफेज अवस्था में देखा जाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि क्रोमोसोम कैन बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन
क्लियरली, ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम है उसको क्लियरली जो है वो देखा जा सकता है। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज की जो अवस्था है उसके अंदर जो है वो देखा जाता है। क्लियर? ये आपके लिए थोड़ा सा पार्ट हो गया। आगे अगर आप देखेंगे तो हमने आपको भी बताया कि हम न्यूक्लियोसोम पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि डबल हेलिक्स जो है, यानी डीएनए जो डबल हेलिक्स है, 200 बेस पेयर जो है वो आपस में क्या होता है? रैप होता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो हिस्टोन है, हिस्टोन जो है वो 5 प्रकार का होता है। हाँ, बताया था। एक बताया था मैंने H1, दूसरा मैंने बताया था H2A, और तीसरा मैंने बताया था H2B, ठीक, तीसरा मैंने बताया था H3, और चौथा मैंने आपको बताया था H4, ठीक, ये बताया था। इसमें से बताया था कि ये दो चारों जो है H2A, H2B और H3 और H4 जो है ये ऑकर इन पेयर, ऑकर इन पेयर, यानी ये पेयर में होते हैं, ऑकर इन पेयर, पेयर होता है, और तब इसे हम क्या बोलते हैं? ऑकर इन पेयर, ऑक्टेमर बोलते हैं, ऑक्टेमर इसको हम बोलते हैं। और इस ऑक्टेमर के ऊपर जब डीएनए जो है वो रैप कर जाता है, यानी डीएनए जब चढ़ जाता है, रैप हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, रैप्ड हो जाता है, तब इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम बॉडी। क्या बोलते हैं? एनयू बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बॉडी। हम आपके सामने यहाँ पे डायग्राम जो है वो न्यूक्लियोसोम का जो है वो बना रहे हैं, आप देखिएगा जरा, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है, आप देखिए जरा। न्यूक्लियोसोम बॉडी, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम जो बॉडी है वो पाई जाती है, ठीक है। इसके ऊपर जो डीएनए है वो क्या कर जाता है? रैप जो है वो कर जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो ऑक्टेमर है, आप ऐसे याद रखेंगे कि ये ऑक्टेमर है, और इसके ऊपर जो डीएनए है वो ऐसे जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो डीएनए है वो इसके ऊपर रैप होता है, ठीक है। इस तरीके से जो डीएनए है वो रैप होता है, ये, ठीक, आप देखेंगे तो ये, ठीक, ये डीएनए जो है वो क्या है? रैप होता है, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक। अगला देखिए, यहीं पे एक दूसरा डीएनए है, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो लिपटे होते हैं, यहाँ पे देखिए ये, ठीक, ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो आपके सामने मौजूद है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये लिपटा होगा। आगे यहाँ पे देखिए ये, ठीक, ऐसे स्ट्रैंड जो है वो पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये जो आपका बनाया गया है ये है ऑक्टोमर, क्या है? ऑक्टोमर। और इस ऑक्टोमर के बाद ये जो है वो है डीएनए, डीएनए दैट इज निगेटिवली चार्ज, डीएनए दैट इज निगेटिवली चार्ज डीएनए है। और ये आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये आपके सामने जो बनाया है, ये जो पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो हम ऐसे बोलेंगे ये न्यूक्लियोसोम बॉडी है, न्यूक्लियोसोम बॉडी कहलाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑक्टोमर है वो इन चारों का मिलकर बना हुआ है, यानी पेयर में है। तो अब चूंकि पेयर में है तो 8 हो जाएंगे, और 8 होने के बाद ये ऑक्टोमर बना लेंगे। इसी ऑक्टोमर के चारों तरफ जो है वो डीएनए जो है वो लिपटा हुआ जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है H1 हिस्टोन प्रोटीन। देखिए अभी आपके दिमाग में चढ़ रहा होगा कि जो बताया गया तो इसका क्या काम है, ये H1 को, ठीक है। तो ये H1 जो ये प्रोटीन है इसको बोलते हैं H1 प्रोटीन। क्या बोलेंगे? H1 प्रोटीन, ठीक है। इस H1 प्रोटीन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप देखिएगा, ठीक है। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम H1 को देखें, यही मैं यही लिखे दे रहा हूं ताकि आप भूले ना। देखिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम बोलते हैं मार्कर प्रोटीन, मार्कर प्रोटीन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं प्लगिंग प्रोटीन। प्लगिंग का मतलब होता है कोई चीज प्लग करके रखा जाए तो उसे हम बोलते हैं प्लगिंग प्रोटीन, ठीक है, प्लगिंग प्रोटीन, ठीक है, प्लगिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगर आप क्रोमैटिन फाइबर्स को देखेंगे तो आप देखिए ये क्रोमैटिन फाइबर है, आप देखिए ये मैंने आपके सामने क्रोमैटिन फाइबर जो है वो बना दिया है, आप देखिए क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। ऐसे ये डीएनए में समझिएगा, ये आप समझ लीजिएगा कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा रैप्ड है,
बिल्कुल, क्योंकि भाई कॉइल्ड होगा ये। और देखिए मैं इसको अलग करने के लिए इसको क्या कर रहा हूँ कि खूब ज्यादा स्ट्रैंड्स इसके बनाए दे रहा हूँ, ठीक है, खूब ज्यादा स्ट्रैंड्स जो है वो इसके हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ताकि आप गड़बड़ ना हो, ठीक, ऐसे करके खूब ज्यादा स्ट्रैंड जो है वो बनाए दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। तो ये आपका एक हो गया जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि किसका बना होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स का बना होता है। मैंने क्या बताया कि इस क्रोमैटिन फाइबर्स पे रेगुलर इंटरवल पे, यानी रेगुलर इंटरवल का मतलब यानी एक इंटरवल के बाद जो है वो आपके कुछ आपका जो न्यूक्लियोसोम का कंसेप्ट है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे देखिए, तो आपको अब लग रहा होगा कि हाँ ये एक धागा है, उस धागे पे मोती के समान रचना जो है वो ये दिखाई दे रही है। देखिए जरा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन इसको हम बोलेंगे। आप देखिए कि ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, ये डीएनए, इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे इसको? लिंकर डीएनए जो है वो इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए, या इसी को हम बोलते हैं इंटरबीड डीएनए। क्या बोलेंगे? इंटरबीड डीएनए, यानी इंटरबीड डीएनए से जो है वो कहा जाएगा। आगे देखिए, अगर इस न्यूक्लियोसोम को और लिंकर डीएनए को अगर आपस में मिला दिया जाए, यानी ऐसे हम इसको एक ऐसे यूनिट के रूप में बताए दे रहे हैं। यहां से देखिए, अगर हम न्यूक्लियोसोम, आप ऐसे मैं यहां पे लिखे भी दे रहा हूं कि अगर हम न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए को अगर हम ले लें, तो न्यूक्लियोसोम और प्लस जो लिंकर डीएनए है, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? क्रोमेटासोम। क्या कहा जाएगा? क्रोमेटासोम जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। यानी लिंकर डीएनए और न्यूक्लियोसोम को अगर हम मिला दें तो क्या कहलाया जाएगा? क्रोमेटोसोम जो है वो कहा जाएगा। तो आप इतनी जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसको क्रोमेटोसोम जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। यानी दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है उसे क्या कहा जाएगा? लिंकर डीएनए या इंटरबीट डीएनए। और एक न्यूक्लियोसोम और जितना भी डीएनए गया है यहां तक, अगले न्यूक्लियोसोम के पहले तक, उसको बोलेंगे लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए को मिला के क्या कहा जाता है? क्रोमेटोसोम जो है वो कहा जाता है। मैं इसको अलग किए दे रहा हूं, ऐसे बनाए दे रहा हूं ताकि आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिंकर डीएनए से इसको मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए मिलके क्या बनाएंगे? क्रोमेटासोम जो है वो उसको निर्माण करेंगे या उसको बताएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी में अब आते हैं रीजन्स ऑफ द क्रोमैटिन, ठीक है। यानी क्रोमैटिन के रीजन्स की अगर हम बात करें तो इसको मुझे थोड़ा सा जो है वो मिटाना पड़ेगा। आप इसको जरा देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए तो हम बताएं, ठीक है। रीजन्स ऑफ द क्रोमैटिन में ये आप, मैं इसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए जरा, ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा दिया मैंने, देखो जरा। इसी में आ जाइए कि रीजन्स ऑफ द क्रोमैटिन, रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन। अगर हम क्रोमैटिन में रीजन्स देखें तो क्रोमैटिन में जो क्षेत्र है, यानी ये जो पूरा धागा आपको मैंने बताया है, ठीक, ये वाला, ये जो मैंने क्रोमैटिन दिखाया है आपको, इस क्रोमैटिन में दो रीजन होते हैं। पहला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक, पहला जो रीजन्स होता है तो उसमें सबसे पहला कहा जाता है यू क्रोमैटिन। क्या कहा जाएगा? यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन का मतलब होता है ट्रू क्रोमैटिन। ट्रू क्रोमैटिन इज द एक्टिव क्रोमैटिन, यानी यू क्रोमैटिन जो है वो एक एक्टिव क्रोमैटिन पाया जाता है, ठीक है। यानी इसका वर्क होता है, ये एक्टिव क्रोमैटिन के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, एक्टिव क्रोमैटिन। और ये क्या होता है? ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, लूजली पैक्ड होता है और लाइटली स्टेन लेता है, लाइटली स्टेन जो है वो लेता है, क्लियर। यानी लूजली पैक्ड होता है और लाइटली स्टेन है। जैसे आप देखिए कि ये जो डीएनए है, ये जो आपका क्रोमैटिन है, इस क्रोमैटिन पे ये जो इसकी जो कॉइलिंग है, उस कॉइलिंग को क्या किया है? ये कॉइलिंग जो है वो लूज है। आगे देखते हैं, भी बता रहे हैं हम। दूसरा है हेटेरोक्रोमैटिन। क्या है?
हेटेरो हेटेरोक्रोमैटिन। अगर हम हेटेरोक्रोमैटिन की बात करें तो हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो क्या है, इनएक्टिव क्रोमैटिन है। आप ऐसे बोलेंगे कि हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव क्रोमैटिन। ये क्या होता है, डार्कली स्टेन होता है। हाँ डार्क, हाँ डार्क, सॉरी, हाँ डार्कली स्टेन लिखिए, डार्कली स्टेन जो है वो लेता है, और ये डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, डेंसली पैक्ड होता है, क्लियर, डेंसली पैक्ड होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यही डीएनए है ना, इस डीएनए पे जगह जगह पे खूब ज्यादा ऐसे डार्क स्टेन हो जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए कि एक जगह हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो आप देखिए कि ये वाला जो स्थान है ये लूजली पैक्ड है, इसके हिसाब से ये क्या है, लूजली पैक्ड है, और इसके हिसाब से ये क्या है, डार्कली स्टेन। तो आप बोलेंगे ये डीएस हो गया, डार्कली स्टेन, और ये वाला जो क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, एलएस हो गया, यानी लाइटली स्टेन जो है वो हो गया। तो ये एक्चुअली ये सब काम क्यों हुआ, ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो डीएनए इतना लॉन्ग डीएनए है, इतना बड़ा जो डीएनए है, उसको किसी कम स्पेस के अंदर जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सके। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सुपर क्वाइलिंग। क्या बोला जाता है, सुपर क्वाइलिंग। देखिए नाम मैं लिखे दे रहा हूं, सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग का मतलब क्वाइल्ड एंड क्वाइल्ड। सुपर क्वाइलिंग का क्या मतलब, सुपर क्वाइल का मतलब होता है कि क्वाइल्ड एंड क्वाइल्ड, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वाइल कर दिया जाए ताकि वो स्थान कम घेरे लेकिन काम जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, आप जानते हैं सुपर क्वाइलिंग जो है वो कहलाता है। और सुपर क्वाइलिंग के लिए हमारे पास जो प्रोटीन जिम्मेदार है उस प्रोटीन को क्या बोला जाएगा, हिस्टोन्स प्रोटीन कहा जाएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं ताकि उनका काम जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए। न्यूक्लियोसोम मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली में क्या है न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, उसका द सर्च ऑफ डीएनए जो है उसके बारे में जो है वो हमारी बात होगी। ठीक है, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जितना भी सब जी चाहे आप फुल मस्ती के साथ करें। ठीक है, और इसको खूब ज्यादा शेयर करें अपने क्लास के अंदर भी, अपने विद्यालय के अंदर भी, और बिल्कुल वायरल कर दें, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और इसको आप बढ़िया से पढ़िए ताकि एग्जाम जो है वो आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट जाए। ठीक है, थैंक यू।